गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज चैप्टर सेकंड का थर्ड पार्ट अपन पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड का नाम है नर एवं मादा युग्मकोद बीज की संरचना एवं इसका विकास। अपन ने पुष्प के बारे में पढ़ा था। पुष्प में जो पुंकेसर होता है, उसके अलावा स्त्री केसर वगैरह होता है। उसके अंदर पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है और स्त्री केसर के अंदर जो है मादा युग्मकोद्भिद या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब पुंकेसर की संरचना अपन ने पढ़ ली थी। अब पुंकेसर के बाद में अपन आज पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। नर युग्मकोद्भिद जो होता है वह अंकुरित परागकण होता है। अंकुरित परागकण जो होता है उसको वास्तविक रूप से नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर में ये इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी के अंदर जो लघु बीजाणु जो होते हैं जिन्हें परागकण भी कहते हैं, ये लघु बीजाणु इसकी प्राथमिक कोशिका होते हैं या प्राथमिक नर युग्मकोद्भिद होते हैं। नर युग्मकोद्भिद होते हैं या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होते हैं। ठीक है ना, प्रथम कोशिका होते हैं। यानी कि अगर अपन बात करें तो ये जो लघु बीजाणु जो होता है या परागकण जो होता है, इसमें इसके केंद्रक के अंदर विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, जिससे दो केंद्रक बनते हैं, दो जनन केंद्रक बनेंगे। ठीक है ना, और वह जनन केंद्रक जो है युग्मक की तरह कार्य करते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया जो होती है वह नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये एक परागकण है और परागकण का अंकुरण हो गया और इसमें दो जनन केंद्रक बन गए और तीसरा एक कायिक कोशिका बन गई। ठीक है, तो इस अंकुरित परागकण को अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसे डिटेल में आगे अपन देखेंगे नर युग्मकोद्भिद के विकास में। ठीक है, ये तो एक परिचय था। अब आगे अपन देखते हैं परागकण की संरचना। परागकण जो है वह कैसा होता है। परागकण जो होता है वह चतुस्क से अलग होने के बाद, मैंने बताया था कि चतुस्क के मध्य में कैलोज नाम का पदार्थ पाया जाता है, या जो चतुस्क जो होता है उसकी भित्ति कैलोज नाम के पदार्थ की बनी होती है, जो कि कैलेज एंजाइम के द्वारा विघटित होकर के चार परागकण बनाते हैं और ये चार परागकण गोलाकार संरचना के होते हैं। ठीक है, वो चतुष्क के द्वारा बनते हैं। अब अपन इंडिविजुअल देखते हैं कि ये परागकण जो होता है वह कैसा होता है। ये जो परागकण होता है वह गोलाकार होता है और इसका बाह्य आवरण जो होता है वह बाह्य चोल कहलाता है। ठीक है, बाह्य चोल कहलाता है। इसको एक्साइन भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्साइन भी कहते हैं। और इसमें इस प्रकार की ये प्रतिनुमा संरचनाएं होती है। ठीक है, अब इस बाह्य चोल के अंदर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि परागकण को प्रतिरोधकता प्रदान करता है। यह इसको भौतिक एवं जैव अपघटनीय पदार्थों से इसकी सुरक्षा करता है। यही कारण है कि परागकण जो है काफी लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसकी बाह्य चोल में या एक्साइन में जो है वह स्पोरोपोलेनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी आंतरिक सतह जो होती है यह आंतरिक परत जो होती है
वह अंतःचोल कहलाती है, जिसे इंग्लिश में अपन इंटाइन भी कहते हैं। ठीक है, इंटाइन कहते हैं। यह अंदर वाली परत होती है, ये वाली। ठीक है, अब ये जो इंटाइन होती है यह सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिए, सीपी। सीपी यानी कि सीपी जो है, चंद्र प्रकाश जो है वह घर के अंदर बैठा है। ठीक है ना, तो अंदर चंद्र प्रकाश है और बाहर स्पोरोपोलिनिन है। ठीक है ना, स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल जो है बाहर उसका छिड़काव हो रहा है, इसलिए चंद्र प्रकाश जो है, सीपी जो है वह अंदर बैठा है। इस प्रकार से अपन इसको याद कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है केंद्रक होता है, केंद्रक, जिसे परागकण का केंद्र कहते हैं, और बाकी इसके अंदर जो है जीवद्रव्य वगैरह होता है। अब इसको अपन एक अलग और डायग्राम के रूप में अपन बना सकते हैं। इसको एग्जाम में आप इस रूप में भी बना सकते हैं, जैसे आप गोलाकार डायग्राम बना लें और फिर इसमें 1 से 3 जनन छिद्र आप बना सकते हैं। ठीक है, जनन छिद्र, और ये बाहर की तरफ एक्साइन होती है, और इस एक्साइन के ऊपर ऐसे जालिकावत संरचनाएं, जालिकावत स्ट्रक्चर या कांटेदार स्ट्रक्चर जो होता है वह पाया जाता है, जो कि स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसके अंदर ऐसे केंद्रक हो जाएगा, जीवद्रव्य हो जाएगा, इस प्रकार की संरचना हो जाएगी, ये केंद्रक हो जाएगा। अब ये जो छिद्र होता है इसको जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। अब ये जो है संख्या में 1 से 3 होते हैं। इन्हीं जनन छिद्रों से होते हुए जब अंकुरण इसका होता है परागकण का, तब यहां से पराग नली का निर्माण होगा। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था ना, इस प्रकार से पराग नली का निर्माण होता है और इसके अंदर ही जनन केंद्रक और कायी कोशिका होती है। ठीक है ना, तो ये पराग नली या जनन नली जो होती है वह इस जनन छिद्र से बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इसकी संरचना देखी। अब क्या होता है कि इसके बाहरी आवरण में कुछ कीट परागित जो पुष्प होते हैं, उन कीट परागित पुष्पों के परागकण की बाहरी सतह, ये जो बाहरी सतह जो होती है, ये बाहरी सतह जो होती है, इस बाहरी सतह में एक तेलीय पदार्थ पाया जाता है। तेलीय पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक है, बाहरी सतह में एक तेलीय पदार्थ उपस्थित होता है, और वह तेलीय पदार्थ जो होता है इसको चिपचिपा बनाता है। ठीक है ना, वह तेलीय पदार्थ क्या करता है, इसको चिपचिपा बनाता है। इस तेलीय पदार्थ को पोलन कीट कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। अब इस पोलन कीट का अगर अपन कार्य देखें, कभी कभी इस पोलन कीट का कार्य आ जाता है लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो इस पोलन कीट का कार्य क्या है, तो पोलन कीट का अभी मैंने बताया कि यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, इसीलिए क्या करेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कीट परागित पुष्प, यानी कि ऐसे पुष्प जो कि कीटों द्वारा परागित होते हैं। ठीक है ना, कीट इसके ऊपर बैठते हैं, इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो है परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है। फसल जो है उनका मैक्सिमम परागण जो है कीटों द्वारा होता है। ठीक है ना, तो इंसेक्ट जो होते हैं जैसे मधुमक्खी वगैरह है, ये जब एक पुष्प के ऊपर बैठते हैं तो इनके पंखों के ऊपर ये परागकण जो है चिपक जाते हैं। आप किसी भी पुष्प के परागण जैसे लेना, तो ज्यादातर पुष्पों के परागण जो है चिपचिपे होते हैं। ठीक है ना, तो वो चिपचिपापन जो होता है ना, वो एक तेली पदार्थ होता है, और तेली पदार्थ को अपन पोलन कीट कहते हैं। ठीक है ना, और ये पोलन कीट का कार्य क्या होगा, ये इंसेक्ट की सतह पर परागकणों को चिपकने में मदद करेगा। ठीक है, तो पहला कार्य तो हो गया चिपकने में मदद करना, चिपकने में मदद। दूसरा कार्य हो जाएगा, यह इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
तो आकर्षण का कार्य हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और तीसरा कार्य हो जाएगा यह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? परागकण की, ठीक है। तो इस प्रकार से यह 3 कार्य होते हैं पोलन कीट के, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इसकी संरचना देखी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल और इसमें बनता है कि ये जो परागकण जो होता है, इस परागकण की बाह्य सतह की गुहा वगैरह में एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन पाया जाता है। वह प्रोटीन टैपिटम द्वारा निर्मित होता है। अब वह प्रोटीन जो है यहाँ पे आकर के इनकी गुहाओं में जो है जगह जगह इकट्ठा हो जाएगा। अब जब नमी मिलने पर यह प्रोटीन जो है इसकी सतह से बाहर आ जाएगा और वातावरण में फैल जाएगा। अब ये प्रोटीन देखा जाए तो यह पराग स्त्रीकेसर क्रिया का कार्य भी करता है, ताकि परागकण को अंकुरण में मदद करता है। लेकिन यह क्या करता है, जब वातावरण में फैल जाएगा, अपन कभी जैसे इसलिए अपन कहते हैं कभी बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको परागण जब होता है उस समय सुबह जल्दी उठ करके घूमने नहीं जाना चाहिए, या फिर उनको हवा में ज्यादा बाहर घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वातावरण में जो है बारिश के समय और ऐसा होता है कि जब परागण वगैरह ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नमी वगैरह आ जाती है, तो वो परागकण जो है वातावरण में फैल जाता है और वो वातावरण से इनहेलेशन द्वारा अपने सांस नली में जाएंगे तो पराग एलर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, पराग एलर्जी क्रिएट करते हैं, उसके अलावा हे फीवर या ज्वर पैदा करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब ये कौन से पादपों द्वारा ऐसा होता है? ज्यादातर ये पादप बारिश की सीजन में उगते हैं, जैसे कि कांग्रेस ग्रास, इसे पार्थेनियम भी कहते हैं, पार्थेनियम। इसके अलावा जो घरों में जिसकी सब्जी बनाई जाती है, चंदलिया है, ठीक है ना, चंदलिया है, बथुआ जिसे चीनोपोडियम कहते हैं, चीनोपोडियम। इसके अलावा चंदलिया, ठीक है ना, चंदलिया वगैरह से भी यह फैलता है। अब इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बारिश के सीजन में जो ये सफेद पुष्प युक्त घास उगती है, जिसे कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में ये आई थी इसलिए कांग्रेस ग्रास कहते हैं। इस घास को जमीन से उखाड़ करके जला देना चाहिए ताकि ये पराग एलर्जी या हे फीवर जो है वह डेवलप नहीं करे, ठीक है। तो ये पराग की पूरी संरचना होती है। वापस अपन अगर देखें तो परागकण जो है गोलाकार संरचना के रूप में होता है। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, इसके बाहर की संरचना जो होती है बाह्य चोल कहलाती है, अंदर वाला जो अंतःचोल या इंटाइन कहलाता है, ठीक है ना। इसके अंदर 1 से 3 जो है जर्मपोर या जनन छिद्र होता है, जिनसे जनन नलिका का विकास होता है। तो ये परागकण की कंप्लीट संरचना होती है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं नर युग्मकोद्भिद जो होता है उसका विकास कैसे होता है। अब इसी से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, यानी कि ये बाह्यचोल है, ठीक है ना, बाह्यचोल, और अंदर वाली जो संरचना है इसको अपन अंतःचोल कहेंगे। अब क्या होता है कि ये जो केंद्रक है, ठीक है ना, इसको अपन इस रूप में भी इजी डायग्राम के रूप में अपन बना सकते हैं। इस रूप में अगर बनाए, जैसे पहले वाला मैंने डायग्राम बनाया था, ये बाह्यचोल हो जाएगी, बाह्यचोल, और अंदर वाली अंतःचोल यानी इंटाइन। अब इसके अंदर ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक, अब इस केंद्रक में ये जीवदल भी होता है। अब इस केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है, और ये विभाजन द्वारा
दो केंद्रक बनाएगा। ठीक है, दो केंद्रक बनाएगा। अब एक केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं, जनन केंद्रक या जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस। और दूसरा केंद्रक होता है कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये बनाता है। अब क्या होता है, ये जनन केंद्रक जो होता है इसके और कायिक केंद्रक के बीच में एक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, तो इस कारण से दो कोशिकाएं बन जाती है। ये कायिक केंद्रक की जो कोशिका होती है वह कायिक कोशिका कहलाती है। यानी कि ये रिमेनिंग जो कोशिका दिख रही है ना, बड़ी कोशिका, ये आकार में बड़ी होती है। ठीक है, जबकि ये छोटी कोशिका जो होती है, छोटी कोशिका, ये छोटी कोशिका बनी हुई है जो कि लेंस के आकार की होती है। ध्यान रखना, लेंस के आकार की, लेंस के आकार की होती है। ये कोशिका क्या कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो इस कोशिका में टोटल दो कोशिका होगी, यानी कि परागकण के अंदर दो कोशिका होगी, जनन कोशिका जो कि छोटी होती है और दूसरी कोशिका होती है कायिक कोशिका। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, यानी कि दो कोशिकीय स्थिति होगी। कुछ समय बाद में अपन अगर देखें तो यह लेंस नुमा कोशिका जो होती है धीरे धीरे गोल होने लगती है और इस प्रकार की स्थिति बना देगी। इस प्रकार की स्थिति बना देगी। ठीक है, तो इसे अपन जनन कोशिका कहेंगे, जनन कोशिका। ठीक है, और ये बाकी की जो कोशिका है इसको अपन कायिक कोशिका कहेंगे। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखनी है कि जब परागण की क्रिया होती है तो उस समय जो परागकण जो होता है वह दो कोशिकीय अवस्था में होता है। ध्यान रखना, दो कोशिकीय अवस्था में होता है, यानी एक पुष्प से वो परागकण निकल करके अगर दूसरे पुष्प तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। उस समय ये जो परागकण होता है, इस परागकण में दो कोशिकीय अवस्था होती है। ठीक है ना, इस चीज को अपने को याद रखना है, या दो केंद्र की अवस्था होती है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद में जब ये दूसरे पुष्प के ऊपर पहुंचता है, दूसरे पुष्प के ऊपर पहुंचेगा और दूसरे पुष्प की जो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेगा, ये अंडाशय वाली संरचना होगी, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेगा। अब यहाँ वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचने के बाद में पराग स्त्रीकेशन क्रिया होती है, वह उस प्रोटीन के कारण होती है। ठीक है, अब यहाँ पहुंचने के बाद में कुछ समय बाद में इसमें अंकुरण होगा। ठीक है, कुछ समय बाद में इसमें अंकुरण होगा और ये पराग नलिका बनाएगा और यहाँ जो है बीजांड की जो संरचना होती है, इस बीजांड तक ये पहुंचता है। ठीक है, बीजांड तक पहुंचता है। ये इसके अगले वाले टॉपिक में अपन और इसको क्लियर करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो परागकण है, अपन देख रहे थे, ये जो परागकण की जो संरचना है, इस परागकण की संरचना में अब एक पराग नलिका का निर्माण होता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो स्थिति होती है इसको अपन क्या कहते हैं, ये जनन छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र। ठीक है ना, अब इस जनन छिद्र से एक अंकुरण नलिका का निर्माण होता है। ये जो जनन छिद्र होता है ना, जर्मपोर, इससे अंकुरण नली का निर्माण होता है। और इस जनन नलिका, जिसे पराग नलिका भी कहते हैं, पराग नलिका, इस पराग नलिका में अब ये जनन कोशिका और कायिक कोशिका दोनों प्रवेश कर जाती है, तो इसे कायिक कोशिका कहते हैं। यह जो होती है वह कायिक कोशिका कहलाती है, कायिक
कोशिका। ठीक है, और इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसको नलिका केंद्रक कहते हैं। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नलिका केंद्रक। ठीक है, अब ये सारी प्रोसीजर कब होती है? जब ये परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाता है परागण की क्रिया द्वारा, और उसके बाद में वहां पर इस परागकण का अंकुरण होता है। देखिए यहाँ पर ये जनन नलिका इसमें बन रही है, पराग नलिका या जनन नलिका का अंकुरण होता है। तो अंकुरण होने के बाद में यह जनन कोशिका इसके अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, जनन कोशिका इसके अंदर प्रवेश करेगी और वह जनन कोशिका वापस समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस प्रकार से दो नर युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, और ये नर युग्मक जो है इस अंकुरण नलिका या जनन नलिका जो होती है, इस जनन नलिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचता है और वहां पर अंड कोशिका से जाकर के निषेचित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बाद में जो है एक निषेचन के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन ने नर युग्मकोद्भिद का विकास जो है वह देखा। अब अगले वीडियो में अपन मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।